ठंड इतनी थी कि सांसें जम रही थी और जंगल इतना खामोश था कि एक लड़की के गायब होने की आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। उत्तर भारत के एक दूर दराज पहाड़ी जंगल में सर्दियां हर साल आती थीं, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी थी, पेड़ों की टहनियां झुकी हुई थीं और हवा इतनी ठंडी कि सांस लेते ही सीने में चुभन होती। जंगल के अंदर एक पहाड़ की चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा थी। वही गुफा दो बहनों का घर थी। बड़ी बहन का नाम था सीमा और छोटी बहन का नाम था रीना। उनका कोई माँ बाप नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ एक दूसरे का सहारा था। गुफा के अंदर पुराने कपड़े, कुछ लकड़ियां, एक टूटा हुआ मटका और एक छोटा सा चूल्हा था। सुबह का वक्त था, बाहर बर्फ गिर रही थी। दीदी, आज बहुत ठंड है। आज भी जंगल जाना पड़ेगा रीना, नहीं तो रात को आग नहीं जलेगी। रीना ने बाहर झांका। पेड़ों पर बर्फ जमी थी, रास्ता बिल्कुल सफेद दिख रहा था। आज मत चलो ना दीदी, कल चले जाएंगे। सीमा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर आज नहीं गए तो कल भूखे सोना पड़ेगा। रीना कुछ नहीं बोली, बस अपना फटा हुआ शॉल ओढ़ा और कुल्हाड़ी उठाई। दोनों बहनें गुफा से बाहर निकली। हवा इतनी तेज थी कि कान सुन्न हो रहे थे। बर्फ पैरों के नीचे चरमराती आवाज कर रही थी। दोनों रोज जंगल जाती थी, लकड़ी काटती थी, शहर के पास बेचती थी और उसी से अपनी जिंदगी चलाती थी। दीदी, क्या कभी हमारी अपनी झोपड़ी होगी? सीमा मुस्कुराई। जब हम बहुत सारी लकड़ी बेच लेंगी तो एक दिन जरूर होगी। रीना की आंखों में एक छोटी सी उम्मीद चमक गई। आज दोनों बहनें जंगल के अंदर तक गईं। पेड़ और ऊंचे थे, रास्ते और तंग, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और हवा की सीटी जैसी आवाज। बर्फ लगातार गिर रही थी। दीदी, आज जंगल कुछ अलग लग रहा है। डर मत, हम रोज यहीं आते हैं। दोनों लकड़ी काटने लगी। कुल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही थी, ठक ठक ठक। समय बीतता गया। अचानक रीना बोली, दीदी, मैं उस तरफ थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ सूखी लकड़ी मिल जाए। ज्यादा दूर मत जाना, यहीं आसपास रहना। रीना आगे बढ़ गई। बर्फ गिरती रही, सीमा लकड़ी काटती रही। कुछ देर बाद उसने आवाज लगाई, रीना, लकड़ी मिल रही है? कोई जवाब नहीं आया। सीमा ने फिर आवाज दी, रीना, कहाँ हो? फिर भी कोई आवाज नहीं। सीमा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कुल्हाड़ी नीचे रखी और उस दिशा में चल पड़ी जिधर रीना गई थी। बर्फ और गहरी होती जा रही थी, चारों तरफ सफेद धुंध। रीना, रीना! कोई जवाब नहीं। जंगल बिल्कुल खामोश था। सीमा को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने देखा रीना के पैरों के निशान बर्फ में बने हुए थे। वो निशान एक दिशा में जा रहे थे। सीमा ने निशानों का पीछा किया, लेकिन कुछ दूरी बाद निशान अचानक खत्म हो गए, जैसे रीना वहां से गायब हो गई हो। सीमा वहीं खड़ी रह गई। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन मन उससे भी ज्यादा कांप रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? रीना यही थी। उसने चारों तरफ देखा, न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ गिरती हुई बर्फ और गहरी खामोशी। सीमा ने जोर जोर से पुकारा, रीना, तुम मजाक मत करो, वापस आ जाओ। लेकिन जंगल ने उसकी आवाज को अपने अंदर ही निगल लिया। शाम होने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा। सीमा को ठंड से ज्यादा डर सताने लगा। आखिर थक कर वो अकेली ही गुफा की तरफ लौट आई। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंड दोनों थे। सीमा ने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रीना, तुम कहाँ हो? गुफा की दीवारों पर हवा की आवाज गूंज रही थी। बाहर बर्फ गिरती रही। रात गहरी हो गई। सीमा आग के पास बैठी रही, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। हर छोटी आवाज पर वो चौंक जाती। अचानक उसे लगा जैसे बाहर किसी के चलने की आवाज आई हो। रीना, उसने धीमी आवाज में कहा। रीना! उसने गुफा के बाहर झांका। कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ और अंधेरा। वो वापस अंदर आ गई। कुछ देर बाद फिर वही आवाज, खड़ खड़। सीमा का दिल जोर से धड़क उठा। रीना, अगर तुम हो तो बोलो। इस बार उसे जवाब मिला, लेकिन वो आवाज रीना जैसी नहीं थी। वो बहुत धीमी, बहुत भारी और बहुत ठंडी थी। माँ। सीमा का शरीर सुन्न हो गया।
कौन है? सीमा, मैं यहाँ हूँ। सीमा की आंखें फैल गईं। वो आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। रीना, क्या तुम हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर वही आवाज। मैं ठंड में फंस गई हूँ। सीमा उठ खड़ी हुई। रीना, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। गुफा के अंदर हवा अचानक तेज हो गई। आग की लौ कांपने लगी। बाहर मत आना। सीमा रुक गई। क्यों? क्योंकि मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ। सीमा की सांसें तेज हो गई। रीना, ऐसी बातें मत करो। तुम मेरी छोटी बहन हो। खामोशी छा गई। फिर अचानक गुफा के अंदर एक ठंडी हवा चली। सीमा को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। सीमा, तुमने मेरा पीछा क्यों नहीं किया? सीमा पीछे मुड़ी। वहाँ कोई नहीं था। मैंने कोशिश की थी रीना, निशान अचानक खत्म हो गए क्योंकि वहाँ से मैं गिर गई थी। सीमा का दिल जोर से धड़क उठा। गिर गई थी? कहाँ? कुछ पल बाद आवाज आई। जंगल के अंदर एक पुरानी दरार है, बर्फ से ढकी हुई। सीमा के दिमाग में वो जगह घूमने लगी जहाँ निशान खत्म हुए थे। तुम वहाँ गिर गई? हाँ, और फिर अंधेरा और बहुत ठंड। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अभी तुम्हें निकालने चलती हूँ। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं अब वहाँ नहीं हूँ। सीमा का शरीर जैसे पत्थर बन गया। ये क्या मतलब है? गुफा की दीवारों से आवाज फिर गूंजी। मैं अब जंगल की ठंड में हूँ, बर्फ में हूँ, हवा में हूँ। सीमा की सांस रुक सी गई। रीना, तुम मुझे डराओ मत। अचानक गुफा के बाहर बर्फ गिरने की आवाज तेज हो गई। हवा की सीटी और ज्यादा डरावनी लगने लगी। सीमा को लगा जैसे कोई गुफा के बाहर खड़ा हो। उसने धीरे से बाहर झांका। बर्फ के बीच उसे एक परछाई दिखी, लंबी, पतली और बिल्कुल स्थिर। रीना। परछाई हिली। सीमा बाहर निकलने लगी। तभी पीछे से फिर वही आवाज, मत जाओ सीमा। सीमा रुक गई। क्यों? क्योंकि अगर तुम बाहर गई तो तुम भी मेरी तरह इस जंगल का हिस्सा बन जाओगी। फिर उसने बाहर देखा। बर्फ, अंधेरा और वही परछाई। उसका दिल दोनों तरफ खिंच रहा था। रीना, अगर तुम मेरी बहन हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? कुछ पल खामोशी रही, फिर बहुत धीरे से आवाज आई, क्योंकि मेरे पास अब शरीर नहीं है। सीमा का शरीर कांपने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ठंड में जम गई थी सीमा। जंगल ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। सीमा घुटनों के बल बैठ गई। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम मेरी छोटी बहन हो। गुफा के अंदर हवा और ठंडी हो गई। अगर तुम मुझे ढूंढने आई तो तुम भी वापस नहीं लौट पाओगी। सीमा ने आग की ओर देखा। अगर आग बुझ गई तो वो ठंड में मर जाएगी। उसने बाहर की परछाई की ओर देखा। अगर वो बाहर गई तो शायद वो भी कभी वापस ना आए। उसका दिल टूट रहा था। तो मैं क्या करूं रीना? कुछ देर बाद आवाज आई, जिंदा रहो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। सीमा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मत भूलो, लेकिन जंगल के अंदर मत आना। सीमा ने देखा, गुफा के बाहर की परछाई धीरे धीरे बर्फ में घुलती जा रही थी। कुछ ही पल में वहां कुछ नहीं बचा, सिर्फ बर्फ, अंधेरा और हवा। गुफा के अंदर फिर वही सन्नाटा छा गया। सीमा आग के पास बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल रो रहा था। रात बीतती गई, सुबह हुई। बर्फ अब भी गिर रही थी। सीमा ने बाहर झांका। जंगल वही था, लेकिन रीना कहीं नहीं थी। वो उसी जगह गई जहां निशान खत्म हुए थे। वहां अब भी बर्फ जमी हुई थी, लेकिन बर्फ के नीचे एक गहरी दरार दिख रही थी। सीमा ने झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रीना। हवा चली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके बालों को छुआ हो। फिर वही फुसफुसाहट, मैं यही हूँ। सीमा पीछे मुड़ी। कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में वो आवाज अब भी गूंज रही थी। जंगल में, बर्फ में, हवा में। सीमा वापस गुफा की ओर चली।
वो अकेली थी, लेकिन जंगल कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वहाँ कुछ आवाजें हमेशा रह जाती हैं। कुछ लोग जंगल में खो जाते हैं और कुछ जंगल में ही जिंदा रहते हुए खुद को खो देते हैं। अगर इस कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए हों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम ऐसी जगह अकेले रह पाओगे? उत्तर भारत के छोटे से पहाड़ी गांव धर्मपुर में सर्दी हर साल आती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। चारों तरफ कोहरा, पेड़ों पर जमी बर्फ और हवा इतनी ठंडी कि सांस लेते ही सीना जलने लगता। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा घर था। छत से हवा अंदर घुसती और फर्श हमेशा ठंडा रहता। यही रहता था हरिया। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत और गरीबी ने चेहरे पर उम्र से ज्यादा लकीरें खींच दी थी। उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी धनिया और 2 बच्चे, राजू 9 साल का और मीना 6 साल की। सुबह का अंधेरा अभी छटा भी नहीं था। धनिया चूल्हे के सामने बैठी गीली लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश कर रही थी। धनिया, हरिया, आग पकड़ ही नहीं रही। हरिया पास आकर बैठा। उसने लकड़ियों को ठीक किया, फूंक मारी, पर आग फिर भी बुझ गई। लकड़ी गीली है, आज जंगल से सूखी लकड़ी ले आऊंगा। राजू कंबल में लिपटा बोला। बाबा, आज बहुत ठंड है, स्कूल जाऊं या नहीं? हरिया कुछ पल चुप रहा। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा। आज नहीं बेटा, पहले शरीर गर्म रहे, पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी। मीना की नाक लाल हो चुकी थी। धनिया ने उसे सीने से लगा लिया। हरिया, घर में बस 1 दिन का आटा बचा है। हरिया ने बाहर देखा। कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। मैं रोज जंगल जाता हूँ, आज थोड़ा अंदर तक जाऊंगा। धनिया घबरा गई। लोग कहते हैं जंगल के अंदर रास्ता भटक जाता है। हरिया ने कुल्हाड़ी उठाई। अगर आज नहीं गया तो बच्चे भूखे सोएंगे। वो घर से निकला। पीछे से बच्चों की खांसी और चूल्हे की बुझती आग की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। हरिया कई सालों से जंगल जाता था, सूखी लकड़ी काटता, गांव में बेचता और जैसे तैसे घर चलाता। लेकिन इस बार सर्दी ने सब कुछ मुश्किल कर दिया था। जंगल तक का रास्ता बर्फ से फिसलन भरा था। हवा कान काट रही थी। हर कुल्हाड़ी के वार के साथ उसके हाथ सुन्न होते जा रहे थे। हरिया, जब तक हाथ चल रहे हैं हार नहीं मानूंगा। दिन ढलने लगा। लकड़ी कम थी और पेट खाली। हरिया ने सोचा, आज और अंदर चलूं। जंगल घना होता गया। पेड़ ऊंचे, रास्ते तंग और सन्नाटा डराने वाला। तभी उसकी नजर एक अलग ही पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। छाल गहरी लाल, लकड़ी चमकदार। हरिया ने हाथ लगाया। ऐसी लकड़ी मैंने कभी नहीं देखी। उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, लाल सागौन बहुत कीमती होता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हरिया ने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई। ठक ठक आवाज भारी थी। लकड़ी मजबूत थी। पसीना ठंड में भी बहने लगा। डर भी था और उम्मीद भी। रात उतरने लगी। जंगल और डरावना हो गया। आज यहीं नहीं रुकना है। काफी मेहनत के बाद उसने एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा काटा। लकड़ी भारी थी, लेकिन उम्मीद उससे भी भारी। घर पहुंचा तो धनिया दरवाजे पर खड़ी थी। इतनी देर क्यों हो गई? हरिया ने लकड़ी नीचे रखी। आज कुछ अलग मिला है। धनिया ने लकड़ी छुई। ये तो बहुत मजबूत है। अगले दिन हरिया लकड़ी लेकर शहर के बाजार गया। एक व्यापारी ने लकड़ी देखते ही कहा, ये लाल सागौन है, बहुत कीमती लकड़ी। दाम सुनते ही हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने पैसे उसने जिंदगी में नहीं देखे थे। लकड़ी बिकी, पैसे हाथ में आए। हरिया की आंखें भर आईं। वो बाजार से अनाज, कपड़े, कंबल सब लेकर लौटा। घर में पहली बार अच्छी आग जली। राजू और मीना अलाव के पास बैठकर हंस रहे थे। बाबा, आज घर गर्म है। हरिया मुस्कुराकर, ये मेहनत की गर्मी है बेटा। धरिया चुपचाप उसके पास बैठ गई। आज पहली बार ठंड से डर नहीं लग रहा। हरिया ने बच्चों को देखा। उसकी सारी थकान मुस्कान में बदल गई। हरिया आज भी जंगल जाता है, लेकिन अब डर के साथ नहीं, हिम्मत के साथ।
क्योंकि उसने सीख लिया था, जंगल ने नहीं, मेहनत ने उसकी जिंदगी बदली। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या मेहनत सच में किस्मत बदल देती है? उस साल सर्दियां इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि गरीबों के घरों में सिर्फ चूल्हे ही नहीं, उम्मीदें भी बुझने लगी थी। एक घर ऐसा भी था जहां खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, बस पीछे एक छोटा सा बगीचा था, और वही बगीचा इस परिवार की आखिरी सांस बन गया। उत्तर भारत का छोटा सा गांव धनपुरा। सर्दियां आते ही ये गांव जैसे किसी गहरी चुप्पी में डूब जाता था। सुबह घना कोहरा, दोपहर में भी ठंडी हवा और रात को हड्डियां जमा देने वाली ठंड। गांव के आखिरी कोने में एक कच्चा सा घर था, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे पर टूटा हुआ चूल्हा। इसी घर में रहता था हरिहर। हरिहर एक गरीब आदमी था, पर मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। उसके साथ थी उसकी पत्नी सुमन, जिसकी आंखों में थकान के साथ साथ परिवार को बचाने की जिद भी थी। 2 बच्चे थे, पिंटू 11 साल का और गुड़िया 8 साल की। बच्चे छोटे थे, पर हालात उन्हें जल्दी बड़ा कर रहे थे। उस शाम सुमन चूल्हे के पास बैठी थी। उसने चूल्हे में लकड़ियां डाली, पर आग नहीं जली। थाली में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। सुमन, धीरे से, आज बस यही है। हरिहर ने थाली की तरफ देखा, फिर बच्चों की तरफ। माँ, आज सब्जी नहीं बनेगी? आज नहीं बेटा, कल जरूर बनेगी। लेकिन उस कल पर खुद सुमन को भी पूरा भरोसा नहीं था। घर के पीछे थोड़ी सी जमीन थी, वही जमीन उनका सब कुछ थी। उसी में मटर, पालक, मूली और गाजर उगती थी। अगर ये जमीन साथ छोड़ दे तो हम भी कहीं टिक नहीं पाएंगे। सर्दियों में सब्जी उगाना आसान नहीं था, पर यही उनका आखिरी सहारा था। अगली सुबह हरिहर ने सब्जियों की टोकरी भरी। सुमन ने उसकी फटी शॉल ठीक करते हुए कहा, बहुत ठंड है, जल्दी लौट आना। हरिहर 5 किलोमीटर दूर मंडी की तरफ पैदल चल पड़ा। कोहरा इतना घना था कि रास्ता कभी कभी दिखता ही नहीं था। मंडी में बड़े व्यापारियों की भीड़ थी। हरिहर की छोटी सी टोकरी किसी को खास नहीं लगी। इतनी थोड़ी सब्जी का कौन दाम देगा? हरिहर ने सिर झुका लिया। हरिहर मन में, दाम कम मिल जाए पर बच्चों का पेट भर जाए। शाम तक उसकी आधी सब्जी ही बिकी। घर लौटकर हरिहर ने पैसे सुमन को दिए। सुमन ने पैसे गिने, इनसे बस 2-3 दिन चलेंगे। हरिहर घर से बाहर निकल गया। उसने ठंडी हवा में आसमान की तरफ देखा। क्या मैं अपने बच्चों को इससे बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता? उस रात ठंड से ज्यादा हरिहर की सोच उसे जमा रही थी। लेकिन अगली सुबह वो एक ऐसा फैसला लेने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। अगर इस कहानी का पार्ट 1 आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और पार्ट 2 मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली सुबह धनपुरा गांव में सूरज देर से निकला। कोहरे की मोटी चादर अब भी खेतों पर पसरी थी। हरिहर ने रात भर ठीक से नींद नहीं ली थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सर्दी हम सबको तोड़ देगी। उसने बाहर निकलकर अपने बगीचे की तरफ देखा। सूखी मिट्टी, ओस से भीगी पत्तियां और ठंडी हवा में कांपती सब्जियां। उसी पल उसने एक ठोस फैसला कर लिया। हरिहर ने सुमन को आवाज दी, सुमन, अब सिर्फ मंडी पर निर्भर नहीं रह सकते। तो क्या करेंगे? हरिहर ने बगीचे की तरफ इशारा किया। हम अपनी सब्जियां खुद बेचेंगे, घर घर जाकर सीधे लोगों को। सुमन कुछ पल चुप रही। लोग खरीदेंगे? अगर सब्जी ताजी होगी और मेहनत सच्ची तो जरूर खरीदेंगे। पिंटू और गुड़िया चुपचाप ये सब सुन रहे थे। बाबा, मैं भी चलूंगा, टोकरी मैं उठाऊंगा। गुड़िया, मैं लोगों को बताऊंगी कि ये हमारे बगीचे की सब्जी है। सुमन की आंखें भर आई। ये बच्चे हमसे ज्यादा मजबूत हैं। अगले दिन हरिहर, सुमन और पिंटू सब्जियों की टोकरी लेकर नजदीकी कस्बे की तरफ चले। हाथ सुन्न हो रहे थे, पैर ठंड से अकड़ रहे थे। हर दरवाजे पर डर था, कहीं मना न कर दे। बहन जी, ताजी सब्जी है, अपने बगीचे की। कुछ लोग बिना सुने दरवाजा बंद कर देते, कुछ दया से देखते। लेकिन फिर एक घर से आवाज आई, अरे ये तो सच में ताजी लग रही है। उसने मटर और पालक खरीदी। हरिहर की हथेली में पहले दिन के पहले पैसे आए। आज बच्चों को पेट भर खाना मिलेगा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, पर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू उम्मीद के थे। दिन बीतते गई। हरिहर रोज सुबह जल्दी उठता, बगीचे में मेहनत करता। सुमन सब्जियां साफ करती, गुच्छे बनाती। पिंटू हिसाब लिखना सीखने लगा। गुड़िया लोगों से मुस्कुराकर बात करती। एक ग्राहक, भैया कल फिर आना। हरिहर को पहली बार लगा कि शायद ये सर्दी अब हार रही है। बस सब्जी ही नहीं, हरिहर ने थोड़े थोड़े फल भी उगाने शुरू किए। भैया
आपकी सब्जी में मिट्टी की खुशबू है। हरिहर मुस्कुरा देता। अमरूद, नींबू, पपीता, लोगों को बगीचे की शुद्ध चीजें पसंद आने लगी। भैया, आपकी सब्जी में मिट्टी की खुशबू है। हरिहर मुस्कुरा देती। वही ठंडी रातें, वही ठंडी हवा, लेकिन अब घर में चूल्हा जलता था। रसोई में सब्जी की खुशबू फैलती थी। माँ, आज ठंड कम लग रही है। बेटा, क्योंकि अब हम हार नहीं मानते। गांव वाले अब हरिहर को अलग नजर से देखने लगे। हरिहर, तूने तो कमाल कर दिया। हरिहर नम्रता से कहता। कमाल नहीं, मजबूरी थी। जब सर्दियाँ धीरे धीरे जाने लगी तो हरिहर के घर में नई शुरुआत आ चुकी थी। घर अब भी कच्चा था, पर हौसले पक्के हो चुके थे। हरिहर बच्चों से, याद रखना, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। गरीबी इंसान को झुका सकती है, पर अगर हिम्मत हो तो तोड़ नहीं सकती। एक छोटा सा बगीचा पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको सर्दियों का बगीचा दिल से छू गई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, क्या आपने भी कभी मुश्किल वक्त में हिम्मत से काम लिया है? और ऐसी भावुक सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।